बार बार, हर बार, हर दिन, शादी की पहली रात से 15 सालों तक तलाक की धमकी। एक इंसान के अंदर कमज़ोरी और अहंकार जब साथ में भरा होता है तो वो दो ही काम करता है, या वो औरत के चरित्र पर उंगली उठाता है या उसे बार बार तलाक की धमकी दे करके डराने की कोशिश करता है। कुछ फिल्में और कुछ किताबें पढ़कर या किसी से सुनकर हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं साबित कर सकते कि पहला इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ज़िंदगी के कई सालों तक पता नहीं चलता कि आदमी इंसान के रूप में इंसान को मार के खा जाने वाला वहशी दरिंदा है। मार के खाने से मेरा मतलब किसी इंसान को जान से मार देना, गोली मार देना, जहर दे देना या फांसी देना नहीं होता। ऐसे इंसान होते हैं जो आपको खुद से ही मरने पर मजबूर कर देंगे और ये दुनिया के सामने एक अच्छी और क्लीन छवि लेकर के चलते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि किसी ने सुसाइड किया भी तो कैसे। अच्छी खासी लड़की पागल कैसे हो गई, अच्छी खासी लड़की बात बात पे लोगों से लड़ क्यों रही है, वक्त से पहले बूढ़ी क्यों दिख रही है या मोटी क्यों हो रही है। ना कभी दिखा और ना ही कभी सुनाई दिया। दिखने में दोनों पति पत्नी एक सामाजिक वर्ग के लिए एक आइडल कपल थे। ना ही कभी घर से लड़ने की आवाज़ें आती थी। दोनों नियमित रूप से बाहर गाड़ी में घूमने भी जाया करते थे। अंकल आंटी को भी रास्ते में खड़े होकर गोलगप्पे खिलाते हुए भी दिखते थे, वो भी अपने हाथों से। पर कौन जानता था। आज की कहानी में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ऐसी शादी जो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक है, ना कभी मारा गया, ना ही किसी तरीके की कोई कमी की गई, ना खाने पीने में, ना रहन सहन में। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था इस शादी में। ये शादी सबके लिए इतनी चौंकाने वाली कैसे बन गई। आंटी ने भी एक स्वस्थ, एक अच्छे दिखने वाले इंसान के साथ शादी की थी। आंटी खुद भी वर्किंग थी, अंकल जी भी एक अच्छे वर्किंग मैन थे। दो बहनों के बाद हुआ लड़का अपने आप में ही लाडला और राजा बाबू था। अंकल की यही एक आदत जो उनकी मम्मी ने बचपन से उनके दिमाग में डाली हुई थी कि वो जो भी चीज़ मांगे, वो रो धो के मांगे, चाहे कैसे भी मांगे, वो उनके पास होनी चाहिए थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको सेल्फ सेंटर बनाती जा रही थी। उनके अंदर का जो ईगो था वो उनको इंसान और या मर्द कह लीजिए वो बनने के लिए बिल्कुल दूर कर देता था। अंकल जो और जिस तरीके की हरकतें आंटी के साथ किया करते थे ना, आंटी अगर किसी अपनी सहेली को अगर बताने की कोशिश भी करती थी तो वो यकीन नहीं करते थे, और यकीन करते भी थे तो बोलते थे अरे ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, तू इस पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। पर वो बड़ी बात थी। जैसे कि मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहती हूँ। आंटी का मन बहुत अच्छा था। उनके लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती थी कि उनके घर के बाहर से कोई खाली पेट ना जाए। तो कई बार ऐसा होता था कि जब वो रोटियां बनाती थी तो वो 4 रोटी अलग से एक्स्ट्रा निकाल देती थी, जिसमें से 2 गाय को दे दी, 2 कुत्तों को दे दी, जो बहुत ही आम बात है। अब इस बात पे सोसाइटी के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई कि तेरी बीवी खाना डालती है और रात में कुत्ते भौंकते हैं। इस बात पर पति छोड़िए, एक आम इंसान का क्या रिएक्शन होना चाहिए था। क्या उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। पर आप सोचेंगे नहीं, इतना सा मुद्दा था और ये पहली बात थी कि उसको अंदर लेकर के गए आंटी को और कहा कि ये तेरे बाप का घर नहीं है, दोबारा ऐसा किया तो तलाक दे दूंगा। शादी को हफ्ता भर ही हुआ था। इस बात पे कि तूने कुत्तों को खाना डाला और सोसाइटी ने हमारे घर की तरफ फिंगर आउट किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये बात सुनने में जितनी अजीब है, समझाने में उतनी ही ज़्यादा भयानक है। और चूंकि सबसे ज़्यादा अजीब बात इसमें यह थी कि एक औरत जो आपसे सोना चांदी नहीं मांग रही, जो आपसे बड़े बड़े गिफ्ट नहीं मांग रही, जो आपको किसी तरीके का आपके परिवार से आपको अलग नहीं कर रही, वो सिर्फ जानवरों की सेवा कर रही है, और आपने मजाक में ही सही आपने तलाक की बात निकाल दी। तलाक मजाक नहीं है एक औरत के लिए। दूसरा, जब आंटी मार्केट जाया करती थी और अगर मार्केट में उन्हें कोई मिल गया या मार्केट में सामान खरीदते समय किसी ने उनसे ये कह दिया कि ये ड्रेस आप पे बहुत सुंदर लग रही है, अगर आप पहनेंगी तो आप बिल्कुल शादीशुदा नहीं लगेंगी, इस बात को लेकर के पूरे रास्ते गाड़ी में सिर्फ तलाक 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 की ही बात हुई। 6 फीट की हाइट लेकर के एक 17 इंच का डोला और बाइसेप्स बनाने वाला आदमी
जिसको एक ही चीज़ दुनिया में समझ में आती थी कि मर्द वही होता है जो अपनी औरत को इन सब चीज़ों को बोल करके डराए और बात बाहर समाज में भी ना आए। आंटी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती थी कि मियाँ बीवी में बहस होती है, लड़ाई होती है, फिर मनाना होता है, कई कई दिनों तक लड़ाइयाँ चलती हैं, पर लड़ाई शुरू भी नहीं होती, कुछ होता भी नहीं है और सीधा तलाक की धमकी दे दी जाती है और थोड़ी देर बाद उसको मजाक का नाम लेकर के छोड़ दिया जाता है। पूरा दिन घर में अकेले रह करके अपना काम निपटा करके बढ़िया बढ़िया खाना बना करके उसके बाद आंटी को कभी समय मिलता था तो वो अपने घर वालों से बात करते थे। जाहिर सी बात है, नई नई शादी थी तो बार बार लोगों का फ़ोन आता था, पर जब भी आंटी का फ़ोन अंकल को एंगेज्ड मिलता था, वेटिंग पे मिलता था, तो वो कभी नहीं पूछते थे कि तेरा फ़ोन वेटिंग पे क्यों था। ये बात पूछने की भी नहीं थी, पर वो सीधा एक ही बात बोलते थे, मेरा फ़ोन आया और तू किसी अपने खसम से बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? देख आने दे घर, आज तो तुझे तलाक दे करके ही रहूँगा। ना वो सुनने की कोशिश करता था, ना समझाने की कोशिश करता था, ना समझने की कोशिश करता था। नई नई शादी थी, आंटी को लगता था कि अभी अभी शादी हुई है, शायद ये मुझे जान नहीं रहे, ये मुझे जान नहीं पा रहे। इसीलिए आंटी चुप रह जाती थी और उन्हें कई बार समझाने की भी कोशिश करती थी, अपने प्यार को साबित करने की कोशिश करती थी। पर वो बेवकूफ़ गधा आदमी ये भूल गया था कि वो मम्मी का लाल नहीं है, उसने शादी की है, उसका काम अब जिम्मेदारी उठाने का था। वो क्या, पूरी सोसाइटी जानती थी कि आंटी का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन वो तलाक की धमकी दे दे करके सिर्फ अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता था। कई बार आंटी के समझाने पर जब अंकल को लगता था कि बहस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो बहस में हार रहे हैं, तो वो आंटी के चरित्र पे उंगली उठा लेते थे और उन्हें चुप करवा देते थे। अक्सर अंकल आंटी को ये बोलते हुए दिखाई देते थे कि हमें शादी में लोगों ने बताया था कि इस घर की लड़कियां अच्छी नहीं हैं, हमने फिर भी तुमसे शादी करी। आंटी एक ही बात बोलती थी, जब तुम्हें शादी से पहले हमारे बारे में किसी ने बता ही दिया था तो तुम्हें आगे पहल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। पर यह पूरी तरीके से झूठ था। ये सिर्फ़ और सिर्फ औरत को दबाने का एक बहुत ही पुराना पैतरा है जिससे अब सब के सब वाकिफ़ हो चुके हैं। जो घटिया आदमी अपनी पत्नी को कुत्तों को खाना डालने में तलाक की धमकी दे रहा है, वो सोसाइटी की बात सुन कर के शादी कर लेगा? कभी नहीं। सोसाइटी की दूसरी औरतों के साथ कभी बैठने नहीं देता था, ना ही सोसाइटी की दूसरी औरतों को कभी घर में आने देता था। पर कभी भी अगर सोसाइटी की कोई औरत अंकल को ये कहती थी कि भाई ऐसा क्या है तुम्हारी वाइफ में जो तुम हमारे साथ बैठने नहीं देते या कभी बैठती नहीं है, बहुत घमंडी है, तो उनको बोलता था नहीं नहीं, वो थोड़ा दिमागी तौर से थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा डरती है, इसलिए वो आप लोगों के साथ नहीं बैठती। वही आदमी घर में आकर के अपनी पत्नी को कहता था, ये सारी औरतें बदचलन हैं, चरित्र से गिरी हुई हैं, इनका अपने ऑफिस में अपने पतियों के ऑफिस के कलीग के साथ इन लोगों का चक्कर चल रहा है, तुम इनके साथ नहीं बैठना, तुम एक अच्छे घर की औरत हो, इनके साथ मत बैठना, अगर बैठोगी तो मैं तलाक दे दूंगा। पता है बहनों, जब कभी इस आदमी को जानबूझ करके अपना एंटरटेनमेंट करना होता था या आंटी को परेशान करना होता था, उन्हें दुखी करना होता था, तो वो अपने किन्हीं 4 दोस्तों को घर में जानबूझ के बुला करके पार्टी करवाया करते थे और उस पूरी पार्टी में वो सिर्फ आंटी की नज़रों की तरफ देखते थे। अगर थोड़ी सी भी नज़र, अगर उनके किसी भी दोस्त के साथ आई कांटेक्ट हो गया या स्माइल हो गई या उन्होंने किसी तरीके से खाने के लिए पूछ लिया या किसी ओवर तरीके से बात करने की कोशिश करी, तो वो उसकी हालत ख़राब कर देता था जानबूझकर। एक शादीशुदा औरत, सुंदर औरत, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, और श्रृंगार में भी क्या, घरेलू औरतें श्रृंगार में भी क्या करती हैं? चूड़ी, बिंदी, काजल और कभी कभार लिपस्टिक। किसी भी दिन अगर आंटी के लिपस्टिक का शेड डार्क हो गया या अलग हो गया, उस दिन तलाक की बात होती थी। मायके जाने की बात पर अंकल आंटी को मायके भेज तो देते थे, पर घड़ी घड़ी फ़ोन करके उनसे पता करते थे कि वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ बैठी है और वो किस तरीके से उसे परेशान कर सके, तलाक की धमकी दे सके। सहेलियों के साथ बैठी है, फ़ोन ऑन करके रख और मुझे पूरी बात सुना।
किससे मिलने जा रही है, कौन कौन सी फ्रेंड्स तेरे साथ मार्केट जा रही हैं, घर में तुझसे कौन कौन मिलने आ रहा है। मुझे पल पल की या तो फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे रख और या तो वीडियो कॉल पे रख और छुपा के रख। मुझे सबको देखना और मुझे सबकी बातें सुननी है कि तुम वहाँ मेरे बारे में क्या बातें करती है। मानसिक तौर पे हिला हुआ था ये आदमी। मौका देखकर कई बार आंटी ये सारी बातें अपनी मम्मी के कानों में डालती थी या अपनी बहन को बताया करती थी, तो वो एक ही बात बोलते थे कि अरे वो तो तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है कि तेरी छोटी छोटी चीज़ों से वो डरता है, तेरे को छोटी छोटी चीज़ों में समझाने की कोशिश करता है। हमारे वाले तो सीधा हाथ छोड़ते हैं। और यहाँ बात ख़त्म हो जाती थी, कोई नहीं सुनता था। धीरे धीरे बात अब नेक्स्ट लेवल पे जाने लग गई थी। आंटी पे उसने कभी हाथ नहीं उठाया, पर अब वो उनके मुंह पे थूक दिया करता था। कई बार मन को बहलाने के लिए आंटी सुंदर सुंदर डीपी डाला करती थी, पर उनके लिए वो भी एक श्राप बन गया था। सुंदर डीपी देखते ही वहाँ ऑफिस से या कहीं से भी फ़ोन आ जाता था और उसको बोलते थे कि ये डीपी तूने किसके लिए लगाई है, मैं तुझे दिन रात देखता हूँ, काफ़ी नहीं है क्या, ज़्यादा डीपी का शौक़ लग रहा है, आने दे, इस बार तुझे तलाक दे करके तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। आलीशान घर था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर आंटी एक घर की कैदी बन के रह गई थी। ट्यूशन पढ़ाने देना क्या बहुत बहुत बड़ी डिमांड है। ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं दिया गया, ना कभी किसी से बात करने दी गई। स्मार्टफ़ोन होने के बावजूद ना वो किसी से कॉल पे बात कर सकती थी, ना ही किसी को व्हाट्सएप कर सकती थी, क्योंकि ऑनलाइन देखते ही तलाक की धमकी आती थी। कोई उनके घर नहीं आ सकता था, ना ही वो किसी के घर जाके मिल सकती थी। कई सालों बाद, शादी को 8-10 साल हो गए थे, एक दिन ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा अति हो गई। कहानी आपको छोटी छोटी लगेगी, पर किस्से बहुत सारे हैं इसके। आंटी ने अंकल को ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, दे तलाक। तेरी अगर हिम्मत होती, तेरी औकात होती तो तू मुझे बहुत पहले ही तलाक दे चुका होता। तेरी औकात नहीं है, तू एक कीड़ा है नाली का, डरपोक आदमी है तू। इतना सब होने के बाद आंटी घर से जाने लगी। अंकल ने फटाफट जा कर के आंटी को रोक लिया, इसलिए नहीं कि उन्हें आंटी के जाने पे दुख हो रहा था, इसलिए कि इस वक्त सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो उनके लाडले थे ना। सोसाइटी में एक इमेज बनानी बहुत ज़रूरी थी, औरत का रहना ना रहना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं था। अंकल ने रोक लिया और आंटी ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने भोली भाली सूरत और शातिर दिमाग से अंकल ने आंटी के अंदर के इस बदलाव को यूं ही जाने नहीं दिया। अब उन्होंने अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि अब इसकी आवाज़ निकल गई, एक बार निकल गई तो अब निकलेगी। कुछ समय बाद अंकल ने धीरे धीरे अपने प्लान को साबित करना शुरू किया। वो घर से बाहर निकलने के बाद आंटी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हर दिन झूठी झूठी कहानियाँ सोसाइटी में और रिलेटिव्स में फैलाने लग गए थे। आंटी घर में रहती थी, उनको पता नहीं था, और घर में आके वो आंटी के साथ मीठा बन जाते थे। पूरी सोसाइटी आंटी को अजीब नज़रों से देखने लगी। चूँकि आंटी के घर पे रहने के कारण सोसाइटी के लोग उन्हें ज़्यादा नहीं जानते थे। कुछ लोग उन्हें घमंडी भी कहा करते थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके 10 साल आंटी को कमरे में कैद करने के बाद इस चीज़ का अंकल ने बहुत फ़ायदा उठाया। जैसे कि पहले से ही उनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि एक ना एक दिन ये ज़रूर अपना आपा खोएगी और ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी। यकीन मानिए, उस रात के थप्पड़ का बदला एक आदमी इस तरीके से लेगा, ये सोचना भी अपने आप में बहुत भयानक है। एक आदमी जो आप पे हाथ नहीं उठाता, जो आप पे किसी भी तरीके की शारीरिक हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ मानसिक हिंसा कर रहा है, वो किस हद तक उस आदमी की मानसिकता खुद कितनी बीमार होगी। जो आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर सकता था, बिना मेहनत के अच्छा कर सकता था, उस आदमी ने 1 साल लग करके अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस कलीग में, जहाँ भी वो उठता बैठता था, उसने ऐसा दिखाया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, बहुत दबा हुआ हूँ और मेरे साथ घर में इस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएँ हो रही हैं। 1 साल तक आंटी को ये बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके पीठ पीछे उनका पति कितने बड़े मानसिक प्लानिंग कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि अब अगर तलाक की बात आती है तो मैं पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ खड़ा कर दूंगा और गवाही दिलवाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप कितने भी शातिर हो, आप कितने भी घटिया हो, आपकी क्या भी प्लानिंग चल रही हो, पर किसी भी सीधे साधे इंसान का दिल कभी मत दुखाइएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग से ज़्यादा ऊपर वाली की प्लानिंग चल रही होती है। वैसे ही अंकल अपनी प्लानिंग को लेकर के बहुत 100% श्योर थे, पर वो भूल गए थे कि ऊपर भी कोई बैठा है जो प्लानिंग कर रहा है।
ज़िंदगी ने अंकल को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ऐसा शरीर कर दिया, ऐसी बीमारियां कर दी कि वो आदमी अब पूरी तरीके से उसी औरत पे निर्भर हो गया। एक गिलास पानी के लिए भी उसी औरत पे निर्भर हो गया जिसको वो पल पल तलाक की धमकी दिया करता था और जिसको वो घर से बिना एलिमनी के निकालने की प्लानिंग कर रहा था।